स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो ज्योग्राफी से संबंधित आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो। सबसे पहले बिंदु की हम बात करें ग्लोब। ग्लोब जो क्या होता है, तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक लघु रूप होता है। तो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब होता है। तो ये ग्लोब हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, इसकी तस्वीर देखेंगे। उसके आगे हम देखें कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में हमें दिखाई देती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो उस ग्लोब पर एक सुई लगी हुई है जिसे अक्ष कहते हैं। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो क्या कहलाता है, वो कक्ष कहलाता है। तो पृथ्वी जो है, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो कक्ष कहलाता है। अगले बिंदु की बात करें, ग्लोब के 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वे उत्तरी ध्रुव है जो 90 डिग्री है और दक्षिणी ध्रुव है जो 90 डिग्री है। तो ये 2 ध्रुव होते हैं उस सुई के, ऊपर का उत्तरी ध्रुव है और नीचे का दक्षिणी ध्रुव है, दोनों 90 डिग्री के होते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी हमेशा इस साइड में पूर्व होता है, इस साइड में पश्चिम होता है। तो पृथ्वी इधर से ऐसे घूमती है, कभी भी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, इसमें ये बताया गया है। पृथ्वी में सुई जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। तो पृथ्वी में किसी प्रकार की सुई नहीं लगी होती, वो तो सिर्फ ग्लोब में एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। अगले बिंदु की हम बात करें, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के प्रभाव कौन से हैं। दिन रात बनता है इससे। दैनिक गति जो है वो ध्रुवों पर तो शून्य हो जाती है, जो सुई की नोक होती है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वहाँ पर दैनिक गति शून्य हो जाती है। और जो बीच में सेंटर में जो रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वहाँ पर दैनिक गति जो है वो सबसे अधिक हो जाती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे प्रदीप्त या प्रकाश वर्त के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक उभार हमें देखने को मिलता है और ध्रुवों पर हमें चपटापन दिखाई देता है। पवन की दिशा में भी बदलाव होता है। तो ये सभी क्या है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के प्रभाव माने जाते हैं। अब हम पिक्चर के माध्यम से इनको समझते हैं। तो ये वो ग्लोब के चित्र है जो हमने ऊपर जो बिंदुओं का अध्ययन किया था। तो ग्लोब में ये एक सुई लगी हुई है हमने देखा है, और ये ग्लोब जो है ये घूमता है। तो ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी ग्लोब जो है ये तो गोल होता है, मगर पृथ्वी गोल नहीं होती है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है और बीच में उसके उभार होता है। तो ये सुई जो है जिससे ये ग्लोब लगा हुआ है वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो ये हमने देख लिया था। ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, दोनों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। दैनिक गति जो है वो ध्रुवों पर सबसे कम होती है, क्योंकि इसी जगह ये घूमते हैं और जहाँ राउंड बड़ा होता है वहाँ पर गति ज़्यादा होती है। तो सेंटर में ये राउंड इतना बड़ा है, ध्रुवों पर तो ये छोटा सा राउंड है, तो दैनिक गति जल्दी होती है। और भूमध्य रेखा पर ये राउंड बहुत लंबा हो जाता है, यहाँ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति इसमें देखने को मिलती है। अब अगले बिंदु की बात करें कि एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कि वो रेखा बीच से गुजरती है तो उसका ऊपर का भाग अलग और नीचे का भाग अलग, उसे विषुवत वर्त कहते हैं, जो 0 डिग्री पर स्थित होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री
वाली ये रेखा मानी जाती है। इसके ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके जो दक्षिण का आधा भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमने अभी ग्लोब देखा था तो उसमें 20 सेंटर से विश्वतवर्त निकलता है। उसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ध्रुवों जो ऊपर सुई की नोक होती है वहाँ पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। आगे हम बात करें, विश्वतवर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं ऐसे चलती हैं और उन सभी के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो इन दो जो समांतर अक्षांश जो रेखाएं हैं उनके बीच का स्थान कटिबंध कहलाता है। इन्हें अंश में मापते हैं। तो कुल अंशों की हम बात करें तो कुल अंश 180 होते हैं और अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो 179 होती हैं, 179 होती हैं। क्योंकि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को अगर बिंदु मान ले तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, 179 हो जाएगी, वरना कुल अक्षांश रेखाएं 180 हैं। और पूर्व पश्चिम सहित अगर कुल अक्षांशों की बात करें तो ये 181 हो जाएगा, एक पूर्व का और एक पश्चिम का। पहले 180 में तो दोनों को एक माना था, जब दोनों को अलग अलग कर लें तो इनकी संख्या 181 हो जाएगी। अगर ध्रुवों को भी अलग अलग मान ले तो एक ध्रुवों को एक मान ले तो ये 179 हो जाती है। तो इस प्रकार आपको ये तीनों बिंदु याद रखने हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अगले बिंदु की हम बात करें, विश्वतवर्त से दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 भाग होता है। तो ये विश्वतवर्त मतलब ऐसे पृथ्वी है, बीच से विश्वतवर्त निकल रहा तो दो हिस्से ये हो गए। और इसमें पूछा विश्वतवर्त के दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 भाग होता है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 360 में 90 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, तो 1/4 ये हो जाएगा। 90/360 तो 1/4 ये हो जाता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं। हमने अभी बात की थी 90 डिग्री वाला उत्तरी और 90 डिग्री वाला दक्षिणी ध्रुव है। तो ये इस प्रकार से ये दर्शाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, विश्वतवर्त से उत्तर की ओर कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पर स्थित होती है और विश्वतवर्त मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर मकर रेखा होती है। तो 3 रेखाएं होती है, बीच की विश्वतवर्त जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके उत्तर में ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर और इस विश्वतवर्त के ही नीचे 23.5 डिग्री पर ही दूसरी रेखा होती है जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो ये तो 0 डिग्री वाली है भूमध्य रेखा विश्वतवर्त और ये दोनों बराबर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये कर्क और मकर रेखाएं होती हैं। पृथ्वी की धुरी जो है वो लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, मतलब वो 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। इसे अक्षीय झुकाव कहा जाता है कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी धुरी लंबवत से झुकी होती है जिसको अक्षीय झुकाव कहते हैं। विश्वतवर्त के 66.5 डिग्री दोनों ओर उत्तर व दक्षिण ध्रुववर्त स्थित होते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो अक्षीय झुकाव तो 23.5 डिग्री का होता है और जो परिक्रमण या कक्षीय सतह से जो कोण बनाता है वो होता है 66.5 डिग्री का। इस तस्वीर में आप अक्षांश रेखाएं वो अक्षांश देख सकते हैं। तो इसमें विश्वतवर्त ये जो है ये सेंटर में है 0 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा थी, नीचे
मकर रेखा थी। तो इस पर हमने जो अंश देखे थे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, सभी में ओ लिखा, मतलब ये उत्तर की ओर है। ऊपर क्या है? उत्तर। नीचे द लिखा है, मतलब दक्षिण है। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री पर है। तो ये हमने देखा था। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं 23.5 डिग्री इधर ये झुकी हुई है, इधर से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कक्षीय समतल और समतल पर लंब, ये हमने अभी बात की थी। ये विषुवत 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इन सभी की बात हमने कर ली है। अगले बिंदु की हम बात करें, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो होता है वो वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर चमकता है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार जरूर सीधा चमकता है, जिससे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। अगले बिंदु की बात करें, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें जो हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य इधर से उदय होता है तो भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा इनके बीच में सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, और ध्रुव जो होते हैं वो ऊपर और नीचे होते हैं तो वहाँ किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है वो हमेशा बीच का रहता है, मध्यम का रहता है। तो ऐसा जो स्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध देख लिया, तीनों रेखाओं के बीच का स्थान कर्क, भूमध्य और मकर रेखा के बीच का स्थान उष्ण कटिबंध और उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध। फिर आता है, दोनों ध्रुवों पर ठंड बहुत अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। इन्हें शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल ठंडा होता है। अगले बिंदु की बात करें, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या फिर पश्चिम की ओर की दूरी जो है वो देशांतर कहलाती है। ऊपर हमने अक्षांश पढ़ा था और ये क्या है? देशांतर है। दो देशांतरों के बीच का जो स्थान है वो गोरे कहलाता है और अक्षांशों के बीच का स्थान कटिबंध कहलाता है। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में बांटा जाता है। ये अर्धवर्त होते हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं आपस में मिलती हैं वहाँ दूरी इनकी शून्य हो जाती है। तो अक्षांश रेखाएं तो ऐसे समानांतर चल रही थी और ये देशांतर रेखाएं जो हैं ये ध्रुवों से ऐसे चलती हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ती जाती है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये याम्योत्तर रेखा हो जाएगी सेंटर से। तो ये इस प्रकार इनकी जो दूरी है वो विषुवत या भूमध्य रेखा पर इनके बीच का अंतराल जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और इनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों पर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो वही सब कुछ इसमें बताया गया है। अब हम चित्रों के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। हमने जिन कटिबंधों की बात की थी तो वो ये कटिबंध है। तो ये विषुवत है 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो इनके बीच का स्थान तो उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो साल में एक बार जो है वो सिर पर चमकती हैं। फिर कर्क रेखा से ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। उत्तरी ध्रुव वर्त तक, मतलब 66.5 डिग्री तक ये जो भाग है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसके अपोजिट दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दोनों का जो अंश है वो बराबर है 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री। और ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है तो वहाँ दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिण ध्रुव वाला और उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा जो है वो
होता है। तो ये हमने इस बिंदु की बात हमने पहले कर ली और चित्र के माध्यम से हमने इसको समझ लिया। अब हम ये और समझ लेते हैं कि जब सर पर चमकता है तब क्या होता है, धूप तेज होती है। तो ये सीधी टॉर्च जल रही है, सीधा प्रकाश कर रही है, तो इसकी ये प्रकाश जो है ये अधिक करती है। कम क्षेत्र पर यह फैलता है और अधिक प्रकाश ये होता है। और ध्रुवों पर यह तिरछी किरणें पड़ती हैं तो ये इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है और इसका प्रकाश जो है, ऊष्मा जो है वो ध्रुवों पर कम पड़ती है। तो ये इस चित्र में बताया गया है। फिर हम आपको दिखा देते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये सभी क्या है, देशांतर रेखाएं। ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है और ये डिग्री में बढ़ते जाते हैं। तो ये पूर्वी गोलार्ध है तो पूर्वी में डिग्री बढ़ती जाती है, ये पश्चिमी गोलार्ध है तो पश्चिम में इनकी ये अंश बढ़ते जाते हैं। ऊपर का उत्तरी ध्रुव है और नीचे का दक्षिणी ध्रुव है। और विषुवत पर इनके बीच की दूरी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इनका फासला सबसे अधिक है और ऊपर इनका फासला जो है वो कम है। एक बिंदु में हमने ग्रिड की बात की थी, तो ये यहाँ पर ग्रिड बने हुए हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं और इन दोनों के बीच में ये ग्रिड बने हुए हैं। और ये 0 डिग्री वाली प्रमुख याम्योत्तर रेखा है जिसको ग्रीनिच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु है अक्षांश रेखाओं के बीच सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई जो है वो समान होती है। ग्रीनिच जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर का मान 0 डिग्री होता है जिसको प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ये क्या है, एक देशांतर रेखा है। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दोनों ओर 180 डिग्री अंश तक इसकी गणना की जाती है। तो पहले हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था। और ये याम्योत्तर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में धरती को बांटती है, पृथ्वी को बांटती है। तो 4 हिस्से हो गए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये हमने चित्र के माध्यम से देख लिया, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। ऊपर वाले ध्रुव पर हमने देखा था 180 दोनों एक ही जगह स्थित हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति को माना जाता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य से बनने वाली परछाई के आधार पर भी लगाया जाता है। दोपहर को सूर्य बहुत ऊंचा होता है और इसकी जो परछाई बनती है, दोपहर में सूर्य जो है वो सिर पर चमकता है और इसमें परछाई जो बनती है वो बिल्कुल छोटी बनती है। और सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त होने के समय में हमारी जो परछाई है वो बहुत लंबी बन जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हम पर तिरछी पड़ती हैं तो उसकी लंबाई, छाया की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अगले बिंदु की बात करें, पृथ्वी 365 दिन व 6 घंटे में एक परिक्रमा अपनी पूरी करती है। मार्च सितंबर के मध्य सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर विषुवत व कर्क रेखा के मध्य पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु आ जाती है। तो मार्च सितंबर के मध्य इसमें ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। आगे है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये हमने पहले बात कर ली थी। अतः ग्रीनिच से पूर्व का जो समय है वो हमेशा आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। तो जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो बीच की जो याम्योत्तर ग्रीनिच रेखा है इससे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होता है, समय बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, पीछे होता जाएगा, मतलब घटता चला जाएगा। मान लो ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो आगे हम जाएंगे तो आगे 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, बढ़ते जाएंगे। और पीछे जाएंगे तो 11 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, ऐसे पीछे जाने पर ये कम होते जाते हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर
360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में वो घूमेगी 15 डिग्री। तो 360 में अगर 24 का भाग देंगे तो 15 डिग्री आता है, तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम जाती है। फिर हम घंटे को मिनट में बदलें तो ये 15 डिग्री जो है, घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 में 60 में 15 का भाग दिया तो 4 आता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री ये पृथ्वी घूमती है। तो ये हमने देख लिया, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमेगी। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 15 डिग्री पूर्व में मतलब 1 घंटा हम बढ़ा देंगे, मतलब 13 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा। और पश्चिम की बात करें तो उस समय वहाँ पर 11 बज जाएंगे। और उसी दोपहर के 12 बजे के समय ही जो अपना 180 डिग्री का जो अंश है, मतलब ध्रुव है, वहाँ पर क्या होगा? मध्य रात्रि होगी। फिर हम अगले बिंदु की बात करें, द्वारका जो गुजरात राज्य में पड़ता है, पश्चिम की ओर है, तथा डिब्रूगढ़ असम राज्य में है, जो पूर्व की ओर है। इन दोनों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे 45 मिनट का अंतर पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम द्वारका से आगे असम की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये अपनी जो डिग्री है ये भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये 2 घंटे 45 मिनट का समय अंतराल इन दोनों के बीच में आ जाता है। भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी रेखा है उसको मानक याम्योत्तर माना जाता है। भारत का समय जो है वो ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। जैसे यहाँ 12 बजे हैं ग्रीनिच पर, तो इसमें 5.5 घंटे आगे जोड़ दें तो वो भारत का समय आ जाता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय वहाँ पर अपनाए जाते हैं। जैसे कि रूस में जो मानक समय है उनकी संख्या 11 है। अब हम चित्र के माध्यम से भारत की स्थिति देख लेते हैं। इस चित्र में देखें तो यहाँ विश्व के मानक समय दिए गए हैं। तो जो हमने रूस की बात की थी वहाँ पर 11 मानक समय दिखाए गए हैं। तो अपने भारत की बात करें तो भारत अपना यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री की ये रेखा है, और उस ग्रीनिच रेखा की बात करें तो वो ये रेखा है। इसके इस साइड में जाएंगे तो समय प्लस में होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस साइड में जाएंगे तो समय जो है वो पीछे होता चला जाएगा। तो हम देखें भारत में एक ही मानक समय की रेखा ये गुजर रही है। तो ये भारत का मैप है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये भारत का मानक समय की जो मानक याम्योत्तर रेखा है ये यहाँ से गुजर रही है। हमने द्वारका गुजरात और डिब्रूगढ़ असम की बात की थी। तो यहाँ पर 68 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर 97 डिग्री पश्चिम पूर्वी गोलार्ध है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो अंतर है, अंशों का जो अंतर है, तो वो 2 घंटे 45 मिनट का अंतर समय में आ जाता है। वो हमने इस बिंदु में देखा है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।